फ्रेंड्स, एक बार आपसे फिर से आपका स्वागत है हमारे इस केवीएस के सफलता बैच में। और आज हम लोग केवीएस में कंप्यूटर एक हिस्सा है जो कि 5 नंबर का पोर्शन कवर करता है और इससे 5 प्रश्न आएंगे। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कंप्यूटर का। हम अपने सिलेबस के अनुसार इसको कवर करते हुए जाएंगे और इसको चूँकि एक लंबा हिस्सा आता है कंप्यूटर में और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे कंप्यूटर वाले हिस्से से सारे प्रश्न कवर हो जाएं, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। 2 पार्ट में वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप आसानी से इसको समझ सकें, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है। और इन 2 पार्ट्स में हमारे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और 5 के 5 अंक हम इस पोर्शन के द्वारा कवर करेंगे। तो चूँकि कंप्यूटर है और आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, कंप्यूटर के विविध पार्ट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर की, तो जिसमें हमको ये चीज़ जाननी है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है। कंप्यूटर का मतलब ही होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ हो गया गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर में अभिकलन या संगणक भी इसको कहा जाता है। अब अगर कंप्यूटर के एक एक शब्द की हम मीनिंग देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि कंप्यूटर में सी मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी कि गणना करना, ठीक है। और ओ मतलब होता है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव का मतलब होता है क्रियाशील करना, जो कंप्यूटर को एक्टिवेट रखता है। और एम मतलब होता है मशीन्स, यानी कि कंप्यूटर एक मैकेनिक्स यंत्र है, मशीन है और उसी मशीनी भाषा पर वो काम करता है। पी मतलब होता है प्रोसेस, जो कंप्यूटर में हम जो भी आंकड़े देते हैं, जो भी हम इनपुट डालते हैं, उन सूचनाओं को उसका सीपीयू, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो उनको प्रोसेस करता है और जानकारी हमको प्रदान करता है। यू मतलब होता है यूज़फुल, चूँकि कंप्यूटर आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है और कंप्यूटर को हम हर क्षेत्र में यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, संचार हो, बैंकिंग हो, हर क्षेत्र में उसका यूज है। इसी प्रकार से टी मतलब होता है ट्रेजर्स। ट्रेजर्स मतलब शब्दकोश, ठीक है, या टेक्निकल भी हम कह सकते हैं। ई मतलब होता है एक्सटेंसिव, यानी कि इसका बहुत ही ज़्यादा विस्तार है, एजुकेशनल फील्ड में भी हम यूज करते हैं। और आर का मतलब हो गया रिसर्च, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा हमें कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर भाषा में हम एक कंप्यूटर की स्पेलिंग से उसके महत्व को समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम सी फॉर कैलकुलेशन या कॉमन भी कह सकते हैं, ओ फॉर ऑपरेटिव या ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉमन या ऑपरेटिव या ओरिएंटेड, मैकेनिक्स या मशीन, इसी तरीके से प्रोसेस, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब अगर हम देखें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का तात्पर्य क्या समझ में आता है हमको कि एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम गणना करने में, प्रोसेस करने में, यूजफुल है, रिसर्च में, मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं। अब अगर कंप्यूटर के विकास क्रम की बात करें तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो विकास है वो 3000 वर्ष पुराना है, जो कि 3000 वर्ष पुराना आज के समय जैसा कंप्यूटर नहीं था। वो सबसे साधारण प्रकार का कंप्यूटर था जिसका विकास किया था चीन देश ने, और उसका नाम क्या रखा था? अबेकस। क्या नाम रखा था उसका? अबेकस रखा था, ठीक है। तो कंप्यूटर का विकास किस देश में सबसे पहले हुआ? चीन में। एक प्रश्न तो ये यहीं से बन गया। और उस यंत्र का क्या नाम था? अबेकस। ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ, ठीक। अब अगर हम देखें तो कंप्यूटर अलग अलग पीढ़ियों के रूप में आया है, ठीक है, अलग अलग पीढ़ियों के रूप में आया है। इन पीढ़ी को अगर हम देखते हैं
तो इन पीढ़ियों में एक तो ENIAC है। ENIAC क्या है? कंप्यूटर का ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। हमको ये फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि ये फुल फॉर्म्स कई बार पूछ लेते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा? E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। अब अगर हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किस वर्ष में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आई है। जैसे कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो आई थी, ध्यान से समझिएगा इसको, कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन आई थी वो 1894 से 1955 के बीच में आई थी। वो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था। तो फर्स्ट जनरेशन जो पीढ़ी थी जिसको हम लोग जी कहते हैं, जी फॉर जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी वो थी वैक्यूम ट्यूब के रूप में। सेकंड जनरेशन जो आई है वो 1956 से 1965 के बीच में आई है। इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता था। जैसे रेडियो टाइप में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है, ऐसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होकर के होता था। ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा जगह कवर करने वाले, बहुत ही ज़्यादा बड़े और हैवी साइज़ के होते थे। फिर थर्ड जनरेशन जो आई है वो 1966 से 1975 के बीच में आई है। इसमें आईसी चिप का प्रयोग होता था, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होता था। फिर जो फोर्थ जनरेशन के हमारे कंप्यूटर आए हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1976 से 1985 के बीच में है, जो कि VLSI। ठीक, ये पूछ लेंगे कि VLSI किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपको बताना होगा कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ये VLSI के रूप में प्रयोग हुआ था। और जो लास्ट अपडेटेड चल रहा है ये 1985 से अभी भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये AI, मतलब AI बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, आजकल बहुत यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इस समय जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसमें IC चिप का प्रयोग होता है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर प्रयोग है। ठीक है। अब IC जो चिप होती है उस IC चिप्स में हमको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ULSI तकनीक का प्रयोग होता है। ULSI, UL क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें हाई लेवल की भाषा का प्रयोग किया जाता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होती हैं। ठीक है। इन भाषाओं को GUI इंटरफेस का प्रयोग करके डिकोड किया जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स यूनिट इंटरफेस का प्रयोग करके डिकोड किया जाता है, जिससे ये सरल भाषा में प्रयोग हो जाते हैं। ठीक, आप वीडियो को एक जगह पर पॉज करके आसानी से रुक करके आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर बात आती है कंप्यूटर के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी और साइज और यूज के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम टेक्नोलॉजी के बेस पर बात करें तो पहला प्रकार जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर का, दूसरा प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर का, और तीसरा जो है इन दोनों का मिक्सचर है जिसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये टेक्नोलॉजी के बेस पर ये 3 प्रकार आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम साइज की बात करें तो साइज में एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, बहुत छोटे साइज़ के आते हैं। ठीक है, और यूज़ के आधार पर अगर हम देखें तो एक तो है जनरल जो हम लोग यूज करते हैं, और एक है स्पेसिफिक जो नासा में यूज होते हैं, बड़ी बड़ी गणनाओं को यूज करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में यूज होते हैं, वो उपयोग के आधार पर होते हैं। मुख्य रूप से हम टेक्नोलॉजी और साइज़ के आधार पर ही देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा एक माइक्रो कंप्यूटर है और एक मिनी कंप्यूटर है। अगर हम लोग बात करें माइक्रो कंप्यूटर की तो यह नाम से होता है, माइक्रो माने होता है छोटा, जो आकार में सूक्ष्म हो। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास कब हुआ ये महत्वपूर्ण है, 1970 के दशक में। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं कंप्यूटर को हम पीसी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं कंप्यूटर को पूछेगा, ऑप्शन में पूछ लेगा माइक्रो, मेगा या मिनी कंप्यूटर किसको हम पीसी कहते हैं, तो पीसी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमको। अब पीसी को भी निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। डेस्कटॉप,
जो मेज़ पर रख करके हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वो डेस्कटॉप है। अब इसी पीसी को और जो है प्रोसेस किया गया और आधुनिक फॉर्म में लाया गया तो क्या बन गया, लैपटॉप, फिर पाल्म टॉप, फिर उसके बाद नोटबुक और फिर टैबलेट फॉर्म में कंप्यूटर आ गए। ये सब के सब पीसी में आते हैं और ये सब के सब कैसे हैं, माइक्रो कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। और सुपर कंप्यूटर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में यूज होते हैं, महत्वपूर्ण है। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण विशेष कार्यों के लिए होता है। ये दुनिया के सबसे तेज़ और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का पहला, ये महत्वपूर्ण है, देखिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, यहीं पे ये पूछा जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम था। ठीक है, इस तरीके से और भी कई सारे सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, जिसमें भारत का पहला परम था। ठीक, सुपर कंप्यूटर अब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। हमने बताया था आपको बड़ी गणनाओं के लिए सुपर कंप्यूटर, जैसे अंतरिक्ष में, मौसम की जानकारी के लिए, युद्ध के समय कितनी डिग्री पर हमको मिसाइल छोड़नी है, कितने डिग्री पर तोप दागनी है, इन सब की गणना के लिए सुपर कंप्यूटर प्रयोग होता है। अब तक हम लोगों ने जो देखा वो माइक्रो कंप्यूटर थे। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। अब हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। ठीक, तो जो मिनी कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर PD-8, ये जो PD-8 है, PDP-8, ये पहला मिनी कंप्यूटर था जिसका विकास 1965 में हुआ। और किस कंपनी ने किया था, डेक कंपनी ने इसको बनाया था, यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी। डेक का मतलब क्या था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। तो कंप्यूटर आप जानते हैं उसमें स्पीड होती है, बड़ी तेज़ी से गणनाएं करता है। एक्यूरेसी होती है, यानी कि उसकी गणनाएं सटीक होती हैं, सही होती हैं, उसमें त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। मेमोरी होती है, कितने भी ज़्यादा हम आंकड़े और डाटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। वर्सटाइल होती हैं, यानी कि हमें विविधता प्रदान करती हैं। कंप्यूटर पे हमें कई सारे विकल्प उपलब्ध रहते हैं। और डिसीजन मेकिंग पावर होती है कंप्यूटर में, आप जो भी इनपुट दीजिए उसके आधार पर वो डिसीजन ले लेता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैथमेटिकल गणनाएं कर सकती हैं, लॉजिकल गणनाएं कर सकती है स्पेशल चीज़ के द्वारा, स्पेशल साइंस के द्वारा। तो ये सारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अगर आपने ऑप्शन दे करके इनमें से कोई भी पूछ ले तो आप इसके आधार पर कंप्यूटर की विशेषताएं बता सकते हैं। मुख्य विशेषता जो कंप्यूटर की वो डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, अब अगर हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की बात करें तो अगर हम कोई एक डाटा कंप्यूटर में डालते हैं तो CPU उस डाटा को प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन हमको प्रदान कर देता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए डाटा के आधार पर उसको सूचना में परिवर्तित कर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कंप्यूटर के पार्ट्स की, कि कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर में महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पार्ट्स को। पार्ट्स में EDP हमने बताया था तकनीक पर माइक्रो कंप्यूटर कार्य करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP-8 जो है वो पहला माइक्रो कंप्यूटर था। अब अगर कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं तो एक कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, पूछा जाता है, ये प्रश्न होगा CPU को। CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। हम जो भी कोई सूचना इनपुट करते हैं CPU ऐसे डिब्बे जैसा रहता है, रखा रहता है, ये मॉनिटर रहता है, बगल में डिब्बे जैसा CPU रहता है। ठीक है, तो CPU में ही सारी सूचनाएं जाती हैं, CPU उनको आउटपुट करके इंफॉर्मेशन के रूप में हमको प्रदान कर देता है और ये सारी जानकारी CPU के मेमोरी वाले हिस्से में भरी रहती है। इसीलिए जब कभी हम कंप्यूटर ले जाते हैं तो उसमें CPU को ही ले जाते हैं, उसी से सारी उसकी गड़बड़ी या उसको सही करना सब कार्य CPU से होता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ बताया गया है कि व्यक्ति के जिस तरीके से मस्तिष्क कार्य करता है उसी तरीके से CPU भी कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे कंप्यूटर में पूछा जाता है जो प्रश्न कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। इनपुट का मतलब होता है कि जिसको हम, जैसे कीपैड है, बटन दबाया सूचना अंदर गई, माउस है, बटन दबाया, तो ये सब क्या है, इनपुट है। तो ऐसी डिवाइस पूछता जाता है कंप्यूटर में कौन कौन सी हैं।
तो मानवीय निर्देश को कंप्यूटर में समझने के लिए योग्य जो बनाती हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। बड़े ध्यान से हमको सारी इनपुट डिवाइस याद कर लेनी है। जैसे कीबोर्ड, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड में ये बटन दी रहती हैं, ये क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। माउस, जो माउस रहता है, कर्सर, यहाँ पर कर्सर दिया रहता है और इस तरीके से एक तार के द्वारा वो कीबोर्ड से जुड़ा रहता है माउस, और ये भी इसमें बटन रहती हैं जो दबाई जा सकती है, वो कहते हैं इस इनपुट डिवाइस। इसी तरीके से जॉयस्टिक होता है, ठीक है। फिर ट्रैक बॉल होती हैं। ट्रैक बॉल के बाद डिजिटल टैबलेट होते हैं, माइक होता है, OCR होता है, OMR होता है, BCR होता है, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सारे डिवाइसेस जो आपके सामने चल रही हैं स्क्रीन पे, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। और हमारे MCQs क्वेश्चन में इनमें से कोई एक आपको, चाहे OMR हो, ज़्यादातर ऐसे नाम पूछे जाएंगे जो कॉमन नहीं, जैसे OCR इनपुट डिवाइस है या आउटपुट, OMR है, BCR है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अब कीबोर्ड में कई बार शॉर्ट कीज़ पूछ लेते हैं। जैसे कीबोर्ड किस लिए यूज होता है, तो एंट्री को टेक्स्ट करने में यानी टाइप करने में, और F1 से लेकर के F12, ये क्या है, F मतलब फंक्शन कीज़ हैं, 104 कीज़ होती हैं, ठीक है, ये पूछते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो की होती है वो स्पेस बार होती है। कंप्यूटर के अगर हम देखें, ये एक बड़ी सी कीज़ दी रहती है, ये स्पेस बार कीज़ होती है, जिससे हम स्पेस दे सकते हैं। कुछ कीज़ जो होती हैं केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने पर ही काम करती हैं, इन्हें संयोजन कुंजी कहा जाता है, ठीक है। एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर जो ऑफ हो जाती हैं उनको टूगल कीज़ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, टूगल कीज़ क्या है, जो एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाए, ठीक है। तो ये टूगल कीज़ हैं। जैसे पहले दबाया, तो टूगल कीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कैप्स लॉक है, नंबर लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों क्या हैं, टूगल कीज़ हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप। टूगल कीज़ में कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल कीज़ आती हैं, स्क्रॉल जिससे ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। दूसरी इनपुट डिवाइस हमने आपको बताई माउस है, ठीक है। माउस क्या है, इसी को दूसरा नाम से पूछ सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, टेक्निकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस, जिसमें वायर ना हो। और माउस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, माउस में कुल कितनी बटन होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो माउस में कुल 3 बटन होती हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। जैसे ये हमारा माउस बना हुआ है, तो एक तो ये हो गया स्क्रॉल बटन, एक ये हो गया राइट बटन और एक ये हो गया लेफ़्ट बटन। तो ये हो गए 3 बटन होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, 3। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा माउस है, ऑप्टिकल है। स्कैनर जो है, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया, ये स्कैन करने का काम करता है डेटा को। अधिकांश डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं वो या तो फाइल में स्टोर होते हैं, और वो फाइल जो होती है वो हमारी PDF के रूप में होती है। हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इस समय जो काम होता है वो PDF या JPG में होता है। तो JPG का मतलब था जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, और PDF का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। A3 और A4 पेज साइड वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर भी कहते हैं, यानी A4 पेज तो हम लोग जनरली जानते ही हैं, A3 भी पेज आता है, इनको फ्लैट स्कैनर कहते हैं। बड़े कागज़ के लिए स्कैनर का प्रयोग पोर्टेबल स्कैनर होता है। इसी तरीके से वेब कैमरा जो फ़ोटो स्कैन प्रयोग पर दिखाई देता है। जॉय स्टिक भी इनपुट डिवाइस है, इसे कंप्यूटर में खेलने के समय प्रयोग करते हैं हम लोग। BCR बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर जो कि बार कोड को रीड करता है। इसी तरीके से MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये चेक जो होते हैं, चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापने के काम आता है। OMR तो हम लोग जनरली OMR पर एग्ज़ाम देते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर है,
जो कि हमारे मार्क किए गए गोले को रीड करता है। तो ये इनपुट डिवाइस में। QR क्या है? क्विक रिस्पांस कोड। तो ये जो क्विक रिस्पांस कोड है ये भी वेबसाइट से रिलेटेड रहता है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन यानी माइक, ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के काम आता है। इसमें वॉइस जो होती है वो इनपुट होती है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जो है, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी आकृति बनाने में या चित्र बनाने में किया जाता है, इसलिए लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है ये आर्टिफिशियल डाटा की सहायता से वॉइस से हम कमांड देते हैं, जैसे एलेक्सा हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एलेक्सा है, सीरी है, ये सब है। इसी तरीके से अब बात आ जाती है कंप्यूटर के मस्तिष्क की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी को हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि इसको हम डाटा देते हैं, ये डाटा को प्रोसेस करता है और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक CU यानी कंट्रोल यूनिट, एक ALU यानी एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। ठीक है, तो CPU के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी यही CPU है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, और मेमोरी को पहुंचा देता है। ALU जो होता है ये सभी प्रकार के मैटिक और लॉजिकल यूनिट को मिलकर के कंट्रोल करता है, डाटा के निर्देश को प्राप्त करता है और फिर निर्देश को सूचना के रूप में भेज देता है। और जो रजिस्टर है यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म माइक्रो मेमोरी है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक CPU का निर्माण करने वाली कंपनी इम्पोर्टेंट है, कौन है? इंटेल है। सबसे ज़्यादा CPU अगर कोई कंपनी बनाती है तो इंटेल, और इंटेल के ही सबसे सक्सेस रहते हैं। और वर्तमान में काम आने वाले जो CPU हैं वो इंटेल के 3 to 7 हैं। इंटेल 3, इंटेल 4, इंटेल 5, इंटेल 7। ठीक है, तो 4 टाइप हैं। इस प्रकार से आज आप लोगों ने कंप्यूटर और कंप्यूटर के कुछ हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इसके दूसरे पार्ट में हम शेष बचे कंप्यूटर के हिस्से को कवर कर लेंगे, और इसी के साथ में हमारे 5 प्रश्न और 5 अंक कंप्यूटर के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे सफलता बैच से जुड़ना चाहते हैं तो सफलता बैच से जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपये की सहयोग राशि दे करके हमारे बैच से जुड़ जाना है। जुड़ने की प्रक्रिया ये है कि आपको 7007200537 पर, इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे के द्वारा 99 रुपये मात्र की सहयोग राशि दे देनी है, और इसी नंबर पर आपको इस फीस की स्क्रीनशॉट शेयर कर देनी है, जिसके बाद हम लोग आपको तुरंत ही KVS के सफलता बैच से जोड़ देंगे। ठीक है, और ये सफलता बैच निश्चित ही आपको इस परीक्षा में PRT के लिए सफल बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत